Hello students, welcome to NEET Biology. Today we are going to practice some questions from ecology. So let's start. The interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed, that is called commensalism, amensalism, predation and mutualism. तो आपको ऐसी इंटरेक्शन के बारे में बताना है जहाँ पे एक स्पीशीज बेनिफिट होती है और दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड रहती है। मीन्स दूसरी स्पीशीज को ना कोई बेनिफिट होता है ना वो हार्म होती है, इसलिए वो न्यूट्रल रहती है। तो ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है? दैट इज कमेंसलिज्म। आंसर इज ए। अब देखिए आपसे यहाँ पे कमेंसलिज्म के बारे में पूछा गया था। हो सकता है नेक्स्ट बार में आपसे म्यूचुअलिज्म या प्रेडेशन या अमेंसलिज्म के बारे में पूछा जाए, अदरवाइज आपको मैचिंग में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कई बार साइंस में भी दिए जाते हैं, जैसे आपको प्लस माइनस का साइन दिया होगा और सामने पूछा होगा कि कौन सी इंटरेक्शन है। तो अगर हमें ये सारी की सारी इंटरेक्शंस पता होंगी तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो कमेंसलिज्म के साथ साथ आज हम बाकी सारी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या होता है ये। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज ही मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। ये टेबल आपको पूरा का पूरा ऐसे ही याद रखना है कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, आपको सामने साइन दिए होंगे और आगे इंटरेक्शन का नाम पूछा होगा कि कौन सी किसमें क्या इंटरेक्शन होती है। तो देखो, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, लाइक एल्गी एंड फंजाई की एग्जांपल होती है। तो इसमें दोनों स्पीशीज को इक्वल बेनिफिट होता है। और पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज बेनिफिटेड होती है बट दूसरी जो स्पीशीज है वो हार्म होती है, इसलिए प्लस और माइनस का साइन है। कंपटीशन में क्या होता है? एज इट्स नेम इंडिकेट्स, दो स्पीशीज जब आपस में compete करती हैं तो क्या होगा? हार्म ही होंगी ना। तो इसलिए दोनों को माइनस माइनस का साइन दिया हुआ है दोनों स्पीशीज की जगह। अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज हार्म होती है और दूसरी जो है वो न्यूट्रल रहती है, मींस अनअफेक्टेड रहती है। ना तो उसको कोई हार्म होता है और ना ही उसको कोई बेनिफिट होता है। तो इसलिए माइनस और जीरो का साइन, जीरो साइन इंडिकेट्स न्यूट्रलिज्म और अनअफेक्टेड। कमेंसलिज्म अभी अभी हमने पढ़ा, देखो आपको डेफिनेशन आई थी ना कमेंसलिज्म की। आपसे इसी तरीके से अमेंसलिज्म या कंपटीशन, पैरासिटिज्म किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। एंड फाइनली न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म अभी मैंने बताया क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब जीरो, मतलब कि दोनों स्पीशीज अनअफेक्टेड रहेंगी, ना किसी को कोई बेनिफिट होने वाला है और ना ही कोई हार्म होगी स्पीशीज। सो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आपको पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना ये टॉपिक। ओके। The number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere, that is known as. Options are इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी। तो आपको बताना है कि वो स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर आई हैं, दैट नंबर ऑफ स्पीशीज, उनको हम क्या कहेंगे? एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि एक जगह से दूसरी जगह में दूसरे हैबिटेट में आई हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उन स्पीशीज को क्या नाम देंगे? सो द आंसर इज बी, दैट इज इमिग्रेशन। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, इमिग्रेशन क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। मतलब वो स्पीशीज जो एक जगह से माइग्रेट होके हैबिटेट में आई है तो उनको हम कहेंगे इमिग्रेशन। कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेशन। इट्स नेम इंडिकेट्स दैट इज इमिग्रेशन। आपको इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ई माइग्रेशन देखते हैं क्या है। दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो ई माइग्रेशन में क्या होता है? जो स्पीशीज होती हैं, किसी भी पॉपुलेशन की जो स्पीशीज हैं वो हैबिटेट को छोड़ के चली जाती हैं कहीं और, अदर जगह पे चली जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ई माइग्रेशन। और इमिग्रेशन में होता है कि वो हैबिटेट में आती हैं और ई माइग्रेशन में हैबिटेट से जाती हैं। तो आने और जाने का आपको ध्यान रखना है। इमिग्रेशन मतलब एंट्री एंड ई माइग्रेशन मीन्स एग्जिट। एज इट्स नेम इंडिकेट, ई से याद रखेंगे, ई माइग्रेशन मीन्स एग्जिट। नाउ व्हाट इज मोर्टेलिटी? Mortality is equal to the number of death rate in a population.
एंड नेटैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ रेट। तो नेटैलिटी एंड मोर्टैलिटी ये दोनों की भी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। नेटैलिटी इज इक्वल टू बर्थ रेट एंड मोर्टैलिटी इज इक्वल टू डेथ रेट। ओके, तो ये चारों पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pyramid is always upright? Options are pyramid of biomass, pyramid of energy, pyramid of numbers और none of the above. ओके, तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसमें भी अपराइट भी होते हैं और इन्वर्टेड भी होता है ये पिरामिड, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑलवेज अपराइट, इट इज नेवर इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सो द आंसर इज बी। देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉलो करता है। इट इज ऑलवेज अपराइट एंड देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू द ट्रॉफिक लेवल। मीन्स जब भी ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है that there is a loss of energy at each transfer to the trophic level and pyramid of energy is always and always upright, it is never inverted। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? ऑप्शंस आर टेंसले, हैक्ल, टुरेसन और ग्राइनल। तो आपकी एनसीईआरटी में ये टर्म इकोसिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? सो द आंसर इज टेंसले। जो टेंसले हैं उन्होंने ये टर्म दी है, दैट इज इकोसिस्टम। जो ट्यूरेसन है उन्होंने टर्म दी है इकोटाइप, हिकल ने टर्म दी है इकोलॉजी एंड ग्राइनल ने टर्म दी है हैबिटेट नीश। हैबिटेट नीश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको हम ग्रेनिलियन नीश भी कहते हैं, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये चारों साइंटिस्ट के नेम आपको एज इट इज याद रखने हैं, किसने कौन सी टर्म दी है और किसने कौन सी डिस्कवरी की है, तो इनको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इकोसिस्टम का नहीं है। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इकोसिस्टम में? एनर्जी फ्लो भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, प्रोडक्टिविटी भी होता है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता इसमें। ये बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। ये एक न्यू टर्म हो सकती है आपके लिए, वैसे तो सबको ये भी पता ही होगी, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो देखते हैं कि क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन इज vertical distribution of different species occupying different levels। स्ट्रैटिफिकेशन को आप सिंपली समझ सकते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन मींस लेयरिंग। एक के बाद एक जब लेयरिंग होती है, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, श्रब की हो, हर्ब्स की हो या ग्रासेस की हो, एक के बाद जब एक लेयर्स बनती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेयर्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, Gauss theory states that complete competitors cannot coexist. Complete competitors can coexist. Both statements are correct or none of the above। तो देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कैन और कैन नॉट दोनों पूछे गए हो, तो आपको एक ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेट होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। या तो कैन वाली सही होगी या कैन नॉट वाली सही होगी। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, नन ऑफ दी अबव, नो ये भी नहीं होगा। तो गॉस थ्योरी कहती है कंप्लीट कंपटीटर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ये थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, इसको हम गॉस प्रिंसिपल भी कहते हैं और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, विच स्टेट्स दैट
Two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. अब ये थ्योरी क्या कहती है? लाइक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? जो भी दो स्पीशीज होंगी विच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, जब भी वो एक रिसोर्स के लिए compete करेंगी तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती. जो inferior होगी that will be eliminated eventually. तो जब कोई भी दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, they cannot coexist. ये बात आपको याद रखनी है that complete competitors can't coexist, क्योंकि उनमें से जो inferior one होगी वो automatically ही eliminate हो जाएगी. ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये एज इट इज ही आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं. आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाता है, चाहे वो गॉस प्रिंसिपल पूछें और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से भी पूछ सकते हैं. ये दोनों नाम याद रखने हैं और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following species reproduce only once in its lifetime? Options are बैम्बू, मैंगो, पपाया और जैकफ्रूट. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती हैं. तो आंसर है इसका दैट इज आंसर ए, बैम्बू. तो देखते हैं कि क्या होते हैं सिमलपैरस एंड इटियोपैरस क्या है. वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम सिमलपैरस कहते हैं और मोनोकार्पिक भी कहते हैं. एज इट्स नेम इंडिकेट्स, मोनोकार्पिक मीन्स, मोनो मीन्स वंस. ये तो सबको ही पता होगा और इसकी एग्जांपल्स हैं बैम्बू, मेफ्लाई एंड सिकाडा प्लांट. ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और आपसे एग्जाम में हर बार पूछी जा सकती हैं. इस बार आपसे पूछा गया कि ऑर्गेनिज्म बताने हैं आपको कि कौन है. हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सिमलपैरस ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सी स्पीशीज सिमलपैरस है और इटियोपैरस हैं. तो इटियोपैरस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ टाइम में. ये सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगेन एंड अगेन रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ टाइम. दे आर कॉल्ड इटियोपैरस और पोलीकार्पिक. So poly means many, mono means once and poly means many. ये तो आपको इजिली याद रहेगा. तो एग्जाम्पल्स हैं इटियोपैरस की डियर, माउंटेन शिप. तो ये दोनों एग्जाम्पल इटियोपैरस की भी आपको याद होनी चाहिए कि डियर और माउंटेन शिप जो हैं वो इटियोपैरस हैं. बैम्बू, मेफ्लाई एंड सिकाडा प्लांट आर सिमलपैरस. तो सिमलपैरस और इटियोपैरस दोनों की डेफिनेशंस और इनकी एग्जाम्पल्स एज इट इज आपने ये याद कर लेनी है पूरी स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोल्डर climates external organs will be short. This rule is regarded as, options are Allen's rule, Bergman's rule, Glogger's rule और Shelford's rule. कोल्डर क्लाइमेट्स में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ये रूल किसने दिया था? तो आंसर इज ए, दैट इज एलन्स रूल. अब एलन्स रूल के साथ साथ आपको बाकी रूल्स भी पता होने चाहिए कि क्या होते हैं. हो सकता है आपसे अगली बार ग्लोगर रूल के बारे में पूछ लिया जाए या बर्गमैन्स रूल के बारे में पूछा जाए. तो चलो देखते हैं क्या होते हैं. तो एलन्स रूल क्या कहता है कि कोल्डर क्लाइमेट्स में कुछ मैमल्स के जो एक्सट्रीमाइट्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. जैसे कि एयर्स हो गए, लिम्स हो गए, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं जब ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्लाइमेट्स बहुत ज्यादा कूल होता है. ग्लोगल रूल क्या कहता है? जो ग्लोगर रूल है दैट इज रिलेटेड टू बॉडी पिगमेंटेशन, कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो बॉडी पिगमेंटेशन कम हो जाती है. लाइक दैट इज रिलेटेड टू मिलेनिन, कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो मिलेनिन क्या होगा? कम हो जाएगा. और जब बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत वार्मर रीजन होंगे, तो वहां पे बॉडी पिगमेंटेशन डार्क होती है ड्यू टू मिलेनिन, क्योंकि वहां पे मिलेनिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी बॉडी पिगमेंटेशन जो मैमल्स की होती है वो डार्क हो जाती है. अब आपने देखा होगा कि कई कई जगह पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, जैसे शिमला, हिमाचल साइड में.
कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों की जो बॉडी पिगमेंटेशन होती है वो लाइट होती है, वो ज़्यादा फेयर होते हैं। बट कुछ वार्मर रीजन्स होते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मिलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिस वजह से उन वहाँ के लोगों का बॉडी पिगमेंटेशन जो है वो डार्क होता है। नेक्स्ट इज बर्गमैन्स रूल। Individuals in cooler climates tend to be larger than those in warmer climates. It relates body size to environment temperature. इस रूल में क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉडी साइज। मतलब कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के हिसाब से जो बॉडी का साइज है वो चेंज होता है, लार्जर और स्मॉलर। मतलब जो इंडिविजुअल कूलर क्लाइमेट में रहते हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा लार्जर होंगे एज कंपेयर टू वार्मर क्लाइमेट्स। नेक्स्ट इज शेलफोर्ड्स रूल। शेलफोर्ड रूल क्या कहता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज का क्या मतलब होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज। मतलब कि शेलफोर्ड, इसको हम लॉ ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है कुछ भी टॉलरेट करने के लिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मतलब कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोई भी इन्वायरमेंट कंडीशन है, उसकी एक मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज होती है। सो दैट इज कॉल्ड शेलफोर्ड्स रूल। ये चारों रूल आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं, तो आपको ये चारों के चारों याद करके जाने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन कैरिंग कैपेसिटी एंड वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज। जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उस टाइप की हम पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर exponential growth, logistic growth, survivorship growth curve, or none of the above. So the answer is B, that is logistic growth. तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछी गई हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। ये फॉर्मूला भी दोनों आपको याद होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या है और लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो होती है जहाँ पे रिसोर्सेज आपको अनलिमिटेड मिलते हैं। किसी भी हैबिटेट में जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हर एक स्पीशीज की एक कैपेबिलिटी जो होती है दैट इज फुली टू इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, एंड इट इज रिटन एज dn over dt is equal to rn। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपसे कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है और ऊपर आपको दिया गया होगा ऑप्शंस में कि किसका फॉर्मूला है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल में कंपटीशन होगा। जो भी स्पीशीज किसी इन्वायरमेंट में रह रही हैं, अब वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो वो आपस में compete करेंगी, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। और जो इवेंचुअली जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वही सर्वाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा जिसके पास एडवांटेजियस करैक्टर होगा। And logistic growth is formulated as dn over dt is equal to rn into 1 minus n over k। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एज इट इज ही याद रखना है। where n is equal to population density at time t, r is equal to intrinsic growth rate, and k is equal to carrying capacity. So I hope this is clear to you. Next question is the species which are less in number and having disproportionate effect in the ecosystem are known as. Options are dominant species, flagship species, keystone species and invasive species। तो वो स्पीशीज जो नंबर में तो बहुत कम होती हैं पर इकोसिस्टम पे उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर वो इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देंगी। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं? डोमिनेंट स्पीशीज तो होंगी नहीं, क्योंकि डोमिनेंट स्पीशीज क्या होती हैं जिनमें कुछ स्पीशीज डोमिनेंट होंगी और कुछ रिसेसिव होंगी, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज फ्लैगशिप स्पीशीज। तो इनकी तो अपनी एक आइडेंटिटी होती है कि हम इन स्पीशीज को देख के बता सकते हैं दैट दे आर फ्लैगशिप स्पीशीज, तो ये भी नहीं होंगी। इनवेसिव स्पीशीज नहीं, ये भी नहीं होती।
तो बची क्या आंसर इज कीस्टोन स्पीशीज, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जिनका पूरे इकोसिस्टम पे डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है। ये बहुत कम होती हैं नंबर में, पर जब भी ये इकोसिस्टम से निकल जाती है तो ये पूरी पॉपुलेशन को डिस्टेबलाइज कर देती हैं। सो द आंसर इज सी। So that's all. I hope this video will be informative for all of you. तो अभी हमने इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं और अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।